है। जब क्लास कर रहे हो तो क्लास पे ध्यान दो, रिकॉर्डिंग क्या है यार, रिकॉर्डिंग होते रहेगा। चलो ठीक है, डन है। चलो भैया अब आगे आते हैं। तो ये डाल्टन बाबा तो बोल के चले गए कि देखो भैया ऐसा ऐसा है, लेकिन इसके बाद आते हैं थॉमसन सर और रदरफोर्ड साहब, और सर अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उस पर आएंगे। पहले देखते हैं अब इनकी कमियों के बारे में कि भैया इनमें क्या क्या लोचे थे। तो चलो भैया एक एक करके इनके लोचा पे बात करता हूँ। मैंने बोला था कि एक पॉइंट जो है उसको घेरा मार के रखा था मैंने, ठीक है। तो चलो उस पे बात करते हैं अपन। सबसे पहला, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। सच में ऐसा है क्या? सच्ची? अच्छा ऐसा है, ओके देखे तो जरा। तो एक मेरे पास एटम है जिस, ये ब्लू वाला चलता है, कहाँ गया ब्लू वाला, हाँ। एक एटम है जिसको बोलते हैं C12 और एक एटम है जिसको बोलते हैं C14। दोनों एक दूसरे के आइसोटोप हैं। इतना तो हम पढ़े हैं कि आइसोटोप क्या होता है, भले बाद में फिर से पढ़ लेंगे। अब दोनों ही कार्बन है, लेकिन एक का मास है भैया 12, एक का मास है 14। हो गया ना लोचा? कैसे लोचा हो गया देखो, दोनों का मास अलग अलग है लेकिन दोनों एलिमेंट सेम ही है। उन्होंने क्या बोला था कि एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, नहीं है। लोचा हो गया, दिख रहा है? कोई ऐसा जो बोलना चाहता है कि यहाँ समस्या है, समझ में नहीं आया? एक ही एलिमेंट है, कार्बन ही है, लेकिन एक का मास है 12, एक का मास है 14। अब क्या चाहते हो भैया, 12 14 कैसे आइडेंटिकल हो गया? कोई सवाल ही नहीं उठता आइडेंटिकल होने का, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, 13 भी होता है भाई, 13 क्या 15 भी होता है, बट अपन दो जानते हैं ज्यादा फेमस इसलिए। हाइड्रोजन ले ले भाई, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्रिशियम ले लो, ठीक है। मतलब आइसोटोप, सिंपल सा फंडा। आइसोटोप में भैया एलिमेंट सेम है, मास अलग है, आइडेंटिकल नहीं है। बोलते हैं कि आइडेंटिकल होगा, मामला गलत हो गया। एटम्स आर इंडिविजिबल, अच्छा इंडिविजिबल है, ओके ओके, क्या बात है क्या बात है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कहाँ से आ गया? अगर एटम इंडिविजुअल था तो ये कहाँ से आ गया? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने आके तहलका मचा दी कि भैया एटम इंडिविजुअल है। ये बात भी सही नहीं है, एटम को डिवाइड किया जा सकता है। मतलब सबसे छोटा पार्टिकल एटम है क्या? सबसे छोटा पार्टिकल एटम है क्या? क्वेश्चन मार्क लग गया कि नहीं भैया, सबसे छोटा पार्टिकल एटम पे तो क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि एटम को जब डिवाइड कर सकते हैं तो कहाँ का सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है। तो ये अपने पास कहानी है अभी तक की कि भैया देखो, जस्ट अ मिनट, और 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है। तो ये अभी तक की कहानी है कि भैया देखो, सही नहीं है तो बुक में क्यों दिया हुआ? अरे बच्चा सही उन्होंने बोला इसलिए बुक में दिया है मेरे भाई। मैंने ये नहीं बोला कुछ भी, ठीक है, कि बुक में नहीं दे सकता है। उन्होंने बोला, मैंने बोला था उनके, उन्होंने बोला कि देखो ऐसा ऐसा है, बुक में दे दिया, ऐसा ऐसा है। बट बात ये कि क्या ये सच में सही है? तो नहीं भैया, इसके बाद भी आगे आगे जाके चीजें बदलती हैं, ठीक है। चलो डन है। अब एक क्वेश्चन आज भी आता है, बहुत कॉमन है, एक क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? तो हम आज भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल के नाम पे एटम ही बोलते हैं। ये सच है, ये शाश्वत सत्य है कि आज भी अगर कोई अपने से पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, तो हम उसका एटम ही बोलते हैं। कभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं बोलते, ठीक है। क्यों? उसका रीजन ये है, आज के टाइम में भी उसका रीजन ये है, उस रीजन को थोड़ा महसूस करोगे तो समझ में आएगा। एटम जो है वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। कंप्लीट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हीलियम का एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, हीलियम एटम ही एग्जिस्ट करता है, सबके नहीं करते बट कुछ कुछ का एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अनटिल अनलेस कि आप कुछ एडवर्स कंडीशन ना दे दो। प्रोटॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, न्यूट्रॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन एटम, कुछ एलिमेंट के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, एटम्स कंबाइन होते हैं तो मैटर बनता है, और मैटर का टाइनी पार्टिकल एटम बोला जाता है, ना कि मैटर के टाइनी पार्टिकल कभी इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन से मिलकर कोई मैटर बना है। क्यों? क्योंकि कितना ही इलेक्ट्रॉन मिल जाए वो मैटर नहीं बना सकता, एटम मिलेगा तो ही मैटर बनेगा, ठीक है। हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट कभी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोलते, कभी आरएनए डीएनए नहीं बोलते, हम बोलते हैं सेल है। क्योंकि सेल मिलेगा तो बॉडी बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया कितना ही नाक रगड़ ले भैया, हमारी बॉडी नहीं बन सकती, कोई टिश्यू, कोई कुछ भी, कोई ऑर्गन नहीं बन सकता है।
तो बात क्या है ना कि एटम एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसके मिलने से कोई भी मैटर बनता है, इसलिए किसी मैटर का सबसे टाइनी पार्टिकल आज भी एटम ही बोला जाता है। चलेगा? ठीक है। एक कंफ्यूजन और भी बहुत बड़ी है कि बहुत मतलब ये कंफ्यूजन आता क्यों है मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, बट स्टिल मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूँ कि सर एटम बड़ा या सेल बड़ा, बॉडी वाला जो सेल है वो सेल बड़ा या एटम बड़ा। भाई सोच के देखो एक चीज, सेल भी जो है ना वो ऑर्गेनेल से मिलके बना है। ऑर्गेनेल्स में भी अगर अंदर जाओगे तो आरएनए डीएनए पढ़ना होता है, आरएनए डीएनए पढ़ते हो, और आरएनए डीएनए भी पढ़ते हो तो ये पढ़ते हो कि भैया शुगर से, शुगर मॉलिक्यूल से बना है, बायोलॉजी वाले जानते हैं इसको। ठीक है। अब एक चीज सोचो कि शुगर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आ गया मतलब क्या आ गया, मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से बनता है, मतलब चाहे सेल हो या कुछ भी हो दुनिया की चीज वो एटम से ही बनता है। एटम और सेल में तो मिलियंस ऑफ एटम मिलेंगे, मिलियंस ऑफ एटम। तो सेल और एटम में कोई कंपैरिजन नहीं है। वो हमारे बायोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं कि हमारे बॉडी का जो एक पार्ट इंडिपेंडेंटली काम करता है दैट इज सेल। और एक सेल वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी अपने पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो भैया ये चीज दिमाग में हमेशा सेट करके रखना कि सेल और एटम में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये दिमाग में मत लाना कि सेल छोटा या एटम छोटा। भैया एटम सबसे छोटा है जिससे मिलकर दुनिया की हर चीज बनी हुई है। ठीक है। अनिमेश बोल रहा है कि एटम रियलिटी है या हाइपोथेसिस है। देखो अनिमेश, बात ये है बेटा कि एटम को आज तक भले किसी ने नहीं देखा, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू एटम की बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम जानते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो हाइपोथेसिस है, ये नहीं कह सकते। ठीक है। अब साइंस है और साइंस ऐसी ही है कि टाइम के साथ बदलते रहती है, दैट इज डिफरेंट थिंग। अपने लॉजिक्स, अपने टर्म्स, जो जैसे लॉजिक देते रहा वैसे वैसे कहानी बदलती रह गई। धर्म नहीं है कि भैया इन्होंने मतलब वो बोलते हैं ना कि इनका ये पूजा करने में ये चीज चढ़ते आया या उनका ये दिन होता है कुछ भी ऐसा, तो फिक्स कर दिया गया, ऐसा नहीं है। उस पर कोई लॉजिक नहीं है। अब कोई बोलता है कि मतलब हनुमान जी का दिन मंगलवार है, तो कोई उसका खास लॉजिक नहीं है। कोई बोल सकता है जन्म लिए थे, अभी ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन साइंस है, साइंस लॉजिक के साथ बदलती है। ठीक है। तो हो सकता है भविष्य में बदल जाए, बट अभी के हिसाब से रियलिटी है। ठीक है। चलो, कोई और भी है जिसको एटम से रिलेटेड फील नहीं आई तो पहले पूछ लो कि भैया फील नहीं आया एटम चीज क्या है, फिर अपन आ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि एटम को पढ़ते वक्त ऐसा हो ना कि फील ही नहीं आया कि हम पढ़ के आ रहे हैं, क्यों बोलते हैं टाइनी पार्टिकल, क्यों उसका डाल्टन थियरी गलत हुआ। आयु पैक के बारे में जब आएगा आयु पैक तब अपना बात किया जाएगा बच्चा, फिलहाल के लिए कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है। हाँ जी, कोई और भी है जिसको एटम से लेके समस्या हो, छोटा है, बड़ा है, कैसे बना, क्या बना, क्यों छोटा है, सबसे टाइनी पार्टिकल है। आनंद बोल रहा है कि रिसर्च में एटम सबसे छोटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आनंद। ठीक है। और अगर एटम को बॉम्बार्ड कर दोगे, एटम को भी तोड़ दोगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी मिल जाएगा। बात ये है कि रिसर्च कौन सा कर रहे हो, डिपेंड इस बात पे करता है किस तरह का रिसर्च करना चाहते हो। हाँ यार सिद्धांत, ये बात तो सही है। दीक्षा बोलिए इसका नाम एटम किसने रखा। बच्चा देखो क्या है ना कि हमारे ग्रंथों में भी ना एक वर्ड यूज किया है, इसको बोलते हैं परमाणु। ठीक है। गीता में भी एटम के बारे में चर्चा है। अगर कोई मतलब सोच, पढ़े होगे, मैंने भी पढ़ा नहीं है गीता एग्जैक्टली बट मैंने सुना है, ये भी मेरा सुना हुआ यही चीज है कि गीता के बारे में, एटम के बारे में, मतलब एटम जिन प्रॉपर्टी को बियर करता है वो सेम प्रॉपर्टी बियर करने वाला एक टर्म यूज किया गया है, एक चीज है, इसको बोलते हैं परमाणु। वो बिल्कुल वैसे ही, हाँ बिल्कुल अणु परमाणु, बिल्कुल सही है। कौन बोल रहा है, आकाश। ठीक है। तो दोनों जगह सिमिलरिटीज दिखी हैं। अब कितना सच है कितना नहीं है वो मैंने कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ ज्यादा कह नहीं सकता। चलो ठीक है। हाँ बिल्कुल परमाणु, इसलिए बोलते भी तो है ना एटम बम को परमाणु बम, हमारे लोग, हमारे हिंदी में। ठीक है। ओके, डाल्टन थ्योरी पढ़ने के हमारे क्या फायदे हैं? बिल्कुल कल्याणी बोले डाल्टन थ्योरी पढ़ने का क्या फायदा है। डाल्टन थ्योरी पढ़ने का बच्चा ये फायदा है कि वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने एटम के बारे में बोला, जिन्होंने बताया कि दुनिया में कोई भी चीज किससे बनी हुई है। वरना लोग सोचते थे कि हर चीज अलग अलग, अलग अलग चीजों से बनी हुई है दुनिया में, हर चीज मतलब
कोई ये फोन है तो फोन का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो अलग होगा, ये चश्मे का अलग होगा, ये माइक का अलग होगा, ये स्टाइलस का अलग होगा। पहले ये थियरी थी। बाद में क्या हुआ ना कि कुछ खास तरह के पार्टिकल बता दिए गए कि भैया इन्हीं से मिलकर दुनिया की हर चीज बनी है, और यही है एलिमेंट्स। ठीक है, वो एलिमेंट्स की कैटेगराइजेशन जो आज पीरियोडिक टेबल देखते हो वो हो गया, और उन्हीं के सबसे छोटे वाले जो पार्टिकल है उनका नाम रख दिया गया एटम। मतलब उसी एटम से मिलकर दुनिया का हर चीज बना हुआ है। टाइप ऑफ एटम बोल सकते हो कि टाइप ऑफ अलग अलग टाइप के एटम से मिलके हर चीज बनी हुई है। एटम दिखता कैसा है आनंद? देखो यार, एटम को किसी ने ना नेकेड आई से आज तक देखा नहीं है, बस उसके स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू इमेजेस देखे गए हैं। ऐसे समझ लो कि एक्सरे काइंड ऑफ इमेजेस देखे गए हैं। ठीक है, चलो। तो ये रहा डाल्टन सर की थियरी कि डाल्टन सर तो भैया ऐसा ऐसा कहानी बोल के चले गए। अब आगे आते हैं कि भैया उसके बाद क्या है। तो उसके बाद आता है भैया, बहुत लोग अपने अपने ज्ञान देने आते हैं। ठीक है, नहीं कल्याणी, ऐसा नहीं है कि डाल्टन थ्योरी गलत है बच्चा। कुछ चीजें उसमें जो है उसको गलत नहीं है, कुछ चीजों को इम्प्रूव करना है। गलत नहीं है, ये मत तुरंत ये वर्ड यूज मत करा करो, ये गलत वर्ड जो है ना, ये बड़ा मतलब खतरनाक है। गलत नहीं है थियरी, बस उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, और ये पूरी कहानी इंप्रूवमेंट बेस्ड है, पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चीजें थोड़ा सा इंप्रूव की गई, इंप्रूव की गई, इंप्रूव की गई, और हम बेस्ट की तरफ आते चले गए हैं। दैट्स ऑल, सिंपल सा। सिद्धांत बोल रहा है कि एटम का सरफेस जो है वो रफ होता है, स्मूथ होता है। सिद्धांत देखो क्या है ना कि एटम के कॉन्सेप्ट में जब जाओगे तो ये रफ और स्मूथ का कॉन्सेप्ट बहुत ऊपर रह जाता है। रफ और स्मूथ का कॉन्सेप्ट ही तब वैलिड है जब आप मैक्रो लेवल पे बात करो। रफ और स्मूथ का मतलब ही क्या होता है? रफ और स्मूथ का मतलब होता है, हम उस चीज को रफ बोलते हैं जो रेजिस्टेंस दे। रेजिस्टेंस कब देगा? रेजिस्टेंस तब देगा जब वहां बहुत सारे एटम्स जो हैं वो मिल रहे हों, और उनके वजह से वहां पे काइंड ऑफ, पढ़ोगे 12th क्लास में जब जाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें बताया जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली जो चीज वहां काम करती है, और वो अट्रैक्शन की वजह से वहां रेजिस्टेंस मिलता है, और उसी से डिफाइन होता है रफ और स्मूथ सरफेस। यार एक चीज सोच के देखो, जो प्रॉपर्टी बहुत सारे एटम्स के मिलने के बाद आती है या नहीं आती है, दोनों चीजें हैं, आना या नहीं आना बहुत सारे एटम के मिलने के बाद ही डिफाइन है, वो एक एटम के लिए कैसे बोल सकते हो? इसी तरह से मतलब एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था यार मेरे से, इलेक्ट्रॉन का कलर क्या होता है। क्लास 6 का बच्चा, वो क्वेश्चन मेरे को हमेशा याद रहेगा। क्लास 6 से बच्चे ने पूछा था कि सर इलेक्ट्रॉन का कलर क्या होता है। मेरे को समझ में नहीं आया कि उसका आंसर क्या दूं मैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कलर, देखो कलर जो प्रॉपर्टी है ना वो भी मैक्रो लेवल पे डिफाइंड है, एटॉमिक लेवल पे ये प्रॉपर्टी डिफाइंड ही नहीं है। कलर, स्मूथनेस, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी जो है ना वो खत्म हो जाती है। ठीक है, चलो। तो भैया अच्छा दीक्षा बोल रही है हम भी पूछे था, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब अपन आते हैं कि भैया ठीक है, डाल्टन से बोर के चले गए। उसके बाद ये तीन लोग जो थे, रदरफोर्ड, चैडविक और थॉमसन साहब, इन तीनों ने यार डाल्टन सर की लंका लगाई। ठीक है, अब इनकी भी लंका भविष्य में लोग लगाने वाले आएंगे। ये रदरफोर्ड साहब के साथ एक और भी साइंटिस्ट है जिनका नाम है गोल्डस्टीन। ठीक है, अब बहुत बार देखोगे ना तो प्रोटॉन की डिस्कवरी में गोल्डस्टीन का नाम दिया जाता है, दोनों ही सही है। बहुत लोग बोलते हैं रदरफोर्ड का डिस्कवरी, बहुत लोग बोलते हैं गोल्डस्टीन का डिस्कवरी है। दैट्स ओके, ठीक है, चलो। तो बोला गया कि भैया प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन बनाया, रदरफोर्ड साहब ने बताया कि भैया देखो प्रोटॉन का डिस्कवरी कुछ कुछ ऐसे हुआ, उन्होंने प्रोटॉन की प्रॉपर्टी बताई। न्यूट्रॉन की फिर आई, और सबसे पहले आई थी जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया, दैट इज जे जे थॉमसन ने, कि भैया देखो एटम के अंदर में ना कुछ एक और भी चीज एग्जिस्ट करती है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, वो 1890 में बताया उन्होंने कि दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो अब बात करते हैं कि भैया उन्होंने इसको खोजा कैसे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, फिर अपन बात करेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसी हुई, फिर अपन बात करेंगे न्यूट्रॉन की कैसी हुई। ये फर्जी है, इसमें बहुत ज़्यादा अपने को टाइम नहीं देना, थोड़ा सा हो जाएगा थोड़े से में। बट ये दोनों डिस्कवरीज इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तब जाके बताया गया कि भैया एटम कैसा होता है और क्या होता है। ठीक है, चलो। तो अब अपन आगे आते हैं। उस टाइम क्या आंसर दी, पता नहीं क्या पूछ रहा है भाई कि उस टाइम क्या आंसर दिया। चलो ठीक है, तो अब अपन आते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे। तो देखो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई है, इलेक्ट्रॉन भैया की जो डिस्कवरी हुई है, वो डिस्कवरी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट का यूज किया गया जिसका नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे ट्यूब, कुछ भी नाम से हो सकता है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे ट्यूब। इसी से एटम की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो आखिर ये एक्सपेरिमेंट था क्या, इस पे जरा सा गौर फरमाते हैं।
तो देखो ये एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, ये जो ट्यूब दिख रहा है इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके का था कि एक ग्लास ट्यूब लिया गया, ठीक है। चलो भैया लेते हैं ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब के अंदर में दो प्लेट्स लगाई गई, ठीक है, लग गया। इन दोनों प्लेट्स को वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट किया गया। चलो भैया कनेक्ट करते हैं। कहाँ गया बैटरी? और ये बैटरी बहुत हाई वोल्टेज की थी, ठीक है, मतलब लगभग 5,000 से 20,000 के बीच के रेंज की थी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इससे कोई अपने को बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है कि कितने वोल्ट की थी, बट ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत हाई वोल्टेज की थी, ठीक है। थोड़ा सा एक बार चेंज करता हूँ, 1 मिनट रुक जा बस, उल्टा कर लूँ तो अपने लिए ज़्यादा आसान रहेगा बनाना, तो इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो एक भैया बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब इस बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसमें कुछ कुछ अपने हिसाब से चेंजेस किए गए हैं, तो भैया उन चेंजेस को अपन लगाते हैं। एक जगह लगा दिया स्विच, एक जगह लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो भैया चलो फटाफट लगा लेते हैं। एक जगह लगा दिया है स्विच, ये गंदा सा स्विच है, और ये सुंदर सा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। चलो, गैल्वेनोमीटर का अपने को काम पता है भैया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर अपने को ये बताता है कि भैया कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही, सिंपल, बस ये बताएगा कि भैया इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। आदर्श बोला है केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में है, ये केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, ठीक है। आप फिजिक्स में क्लास 12 में पढ़िएगा, केमिस्ट्री में क्लास 11 में पढ़ते हैं आप, ठीक है। जब फिजिक्स वाले मास्टर जी पढ़ाते हैं तो बोलते हैं 11th में आप केमिस्ट्री में पढ़े होगे, और जब 11th के मास्टर जी पढ़ाते हैं तो बोलते हैं आप 12th में फिजिक्स में पढ़ोगे। दोनों में गोल हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये हो गया सेट आपके पास, एक ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है। अब इसको ध्यान देना, दिस इज ग्लास ट्यूब, थोड़ा इधर लिख देते हैं, चल जा भाई, हाँ, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स का मतलब है सिंपली मेटल प्लेट, दिस इज सिंपली इलेक्ट्रोड, ये हुआ या ये हुआ, मेटल प्लेट है, ठीक है। ये एक बैटरी हो गई, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये स्विच हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और भी इसमें खुराफात है, उस खुराफात को जरा ध्यान देते हैं अपन, हाँ। तो इसके पीछे में एक लगा रहा हूं मैं ऐसे गोला सा कुछ सुंदर सा, अब जितना सुंदर बन पाए यहाँ पे, अब ठीक है बन गया जितना सुंदर, ठीक है। तो ये एक पीछे में एक चीज लगी हुई है, गोलेकार जो चीज लगी है, दिस इज स्क्रीन, स्क्रीन है। किसकी स्क्रीन है भैया? तो ये स्क्रीन है फॉस्फोरिसेंट, अपने को उससे मतलब नहीं है, सिंपल समझ लो कि ये जेडएनएस की स्क्रीन है। खासियत क्या है इसकी? तो भैया इसकी खासियत ये है कि अगर इस पे कोई भी लाइट, अगर इस पे कोई भी लाइट या कोई भी स्पीडली मूविंग पार्टिकल अगर हिट करेगा, इस स्क्रीन की खासियत क्या है, इस पे ध्यान देना, कि अगर इस पे कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल हिट करेगा तो वहां पे सिंटिलेशन प्रोड्यूस होगा, सिंपल समझो ग्लो प्रोड्यूस होगा, चमकेगा वो। अरे भैया देखो एक चीज देखते हो ना, हाईवे पे जाते हैं ना, हाईवे पे देखते हो ना, जब हाईवे पे चलोगे रात के टाइम में, तो जहाँ पे टर्न्स होते हैं वहां पे जो सिग्नल्स लगे होते हैं, मान लो भैया कहीं पे टर्न होता है इस तरह से, तो टर्न ऐसे बना के देता है वो, इस तरह से, या फिर जैसा भी टर्न होता है वैसा टर्न बना के देता है, तो वो चमकता है। रात को देखोगे ना तो बहुत ज्यादा, जैसे मतलब आपकी व्हीकल की लाइट उस पर पड़ेगी तो बहुत ज्यादा वो शाइन करता है, ठीक है। बहुत बार अगर एमपी में कोई लोग गए होंगे तो वहां भी देखोगे कि जो ये मतलब जो रोड पे घूमने वाली जो गाय वगैरह होती हैं, गाय या बैल वैल जो भी होते हैं, उनके सिंग पे भी ना एक लाइट, मतलब उस तरह के प्लास्टिक की कोटिंग लगा दी जाती है। वो सेम काम है कि उस पर जैसे लाइट पड़ेगी तो चमकेगा, तो पता चल जाएगा कि भैया देखो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। तो उसी तरह की चीज है ये, उसी तरह का ये एक जो है स्क्रीन है। इस स्क्रीन की खासियत क्या है कि अगर मान लो कहीं भी कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल, फास्ट का मतलब बहुत फास्ट, वो अगर मान लो यहाँ हिट किया तो यहाँ पे चमक प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे सिंटिलेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वैसे अपन बचपन में बोलते हैं ना, रिमोट रिमोट में होता था ना, वो बोलते हैं ना कि रेडियम लगा हुआ है रिमोट में, वैसी वाली कहानी समझ लो, काइंड ऑफ, कि भैया वहां पे चमकने वाली चीज है, ठीक है। अब ये मैं समझना कि आईना है, आईना अलग होता है, ठीक है।
तो इस तरह का एक पीछे में प्लेट लगा दिया गया। अब भैया इसके बाद थॉमसन साहब ने क्या किया, बोला कि ठीक है यार ये सब तो कर दिए। अब उन्होंने क्या किया कि इस स्विच को दिया ऑन कर, कि ऑन करके देखते हैं भैया क्या होता है इस सेटअप को लगाने के बाद। तो इस स्विच को जब ऑन किया तो हमें एक चीज बचपन से सिखाई गई है कि भैया जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा करंट कहीं फ्लो नहीं होगा। मुझे इतना बताओ कि क्या इस बैटरी का सर्किट कंप्लीट है? नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि सर्किट कंप्लीट होने के लिए इन दोनों टर्मिनल का कनेक्ट होना जरूरी है, और कनेक्शन तो है नहीं। जब कनेक्शन नहीं है तो सर्किट कंप्लीट है नहीं, कंप्लीट है नहीं तो इसमें करंट नहीं चलनी चाहिए। कोई ऐसा जिसको समस्या है इसमें तो बोलो कि हाँ समस्या है, समझ में नहीं आया कि सर्किट कंप्लीट कैसे नहीं है। अरे सिद्धांत वो अलग चीज है, बाद में बात करेंगे उस पर यार, बात करूंगा, पहले इसको देख लेने दो। हाँ जी बोलो। वो इंफ्रारेड का होता है यार। इंफ्रारेड की वजह से, इंफ्रारेड को कैमरा जो होता है वो कैच कर लेता है, लेकिन हमारी नेकेड आई उसको कैच नहीं कर पाती। निधि बच्चा आएंगे अपन उस पे, कैथोड एनोड पे आएंगे, अभी रुक जाओ, पहले मैं सर्किट वाली चीज में कोई समस्या नहीं है, ठीक है चलो। चलो भैया ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे करंट फ्लो आइडियली नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जब उन्होंने ऑन किया इस सर्किट को तो भैया समस्या हो गया। समस्या ये हो गया कि ये भाई साहब डोलने लगे। ये भाई साहब डोलने लगे मतलब क्या हो गया कि उनको दिख रहा है कि भैया यहाँ करंट चल रहा है इस सर्किट में, बिना कंप्लीट किए सर्किट, बिना इन दोनों टर्मिनल को जोड़े हुए करंट चल रहा है। हो गया लोचा। तो बोला कि अच्छा ऐसा है, मतलब पक्का। अब एक चीज तो वहां क्लियर थी कि भैया करंट, करंट का मतलब हो गया चार्ज, और चार्ज का मतलब भी कैसा, तो मूविंग चार्ज। ये तो अपने को पता है कि भैया चार्ज मूव करेगा तभी करंट आएगा, वरना करंट नहीं आएगा। मतलब ये क्लियर हो गया कि भैया यहाँ पे जो अपने को दिख नहीं रहा है इन दोनों प्लेट के बीच में कुछ होते हुए, कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उनको इन दोनों प्लेट के बीच में भले कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन एक बात तो समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में चार्ज का एक्सचेंज जरूर हुआ है। कहाँ क्या हुआ ये नहीं पता, कि किधर क्या हुआ है नहीं पता, लेकिन चार्ज का एक्सचेंज हुआ तभी करंट है। चार्ज का एक्सचेंज नहीं है तो करंट नहीं है, ये शाश्वत सत्य है, फराडे साहब बोल के चले गए हैं। तो भैया चार्ज का एक्सचेंज हुआ कैसे? तो लोगों ने अपना ज्ञान लगाया। थॉमसन सर ने बोला क्या पता हो सकता है यहाँ पे, मान लो ये सिल्वर से बन के बना, ये सिल्वर का ये इलेक्ट्रोड था, तो एक सिल्वर एटम यहाँ से चला होगा, खट 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 यहाँ पहुंचा होगा, चार्ज ट्रांसफर कर दिया होगा। या कोई ये बोल सकता है कि इधर हो सकता है यहाँ पे मान लो ये भी सिल्वर का बना होता, तो यहाँ से खट 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 चल के यहाँ पहुंचा दिया होगा। मतलब अपने को एटम ने हो सकता है कि चार्ज यहाँ से वहां कैरी किया होगा। लोगों ने बोला हो सकता है, सच बात है, क्या पता, क्योंकि अपने को कुछ दिख नहीं रहा है। और दिखता, देखो अगर दिखता तो पता चलता है कि बड़ी चीज है, पता चल जाता है, नहीं दिख रहा है मतलब बहुत छोटी चीज है। तो लोगों ने बोला एटम ही तो सबसे छोटा है ना, वही कैरी कर रहा होगा। अच्छा एटम कैरी कर रहा है, ठीक है। मतलब पक्का अगर यहाँ से यहाँ सिल्वर अगर एटम या फिर कोई भी एटम जो भी जिसका भी ये इलेक्ट्रॉड है, दिस इज इलेक्ट्रॉड, अगर वो चार्ज कैरी कर रहा है तो पक्का थोड़ी देर बाद एक का मास कम और एक का मास बढ़ना चाहिए, किसी एक का। मान लो यहाँ से यहाँ गया तो इसका मास थोड़ी देर बाद बढ़ना चाहिए, इसका घटना चाहिए। अरे आज नहीं बढ़ेगा तो कल बढ़ेगा, कल नहीं बढ़ेगा तो एक महीना बाद बढ़ेगा। एक एक एटम ही गया होगा, बढ़ेगा ना भैया, एक साल बाद बढ़ेगा, छोड़ देंगे एक साल तक? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। मतलब ये तो बड़ा लोचा है कि एटम तो भैया यहाँ से यहाँ ट्रांसफर या यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, क्योंकि मास तो किसी का चेंज ही नहीं हुआ। अगर दोनों अलग इलेक्ट्रोड ले लोगे तो भैया ये भी होता, मान लो ये कॉपर होता ये सिल्वर होता, तो कुछ देर बाद अपने को दिखना चाहिए था ना, क्या तो सिल्वर के ऊपर कॉपर की कोटिंग या कॉपर के ऊपर सिल्वर कोटिंग, वो भी नहीं हो रहा है। मतलब ये क्लियर हो गया कि भैया एटम तो चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। तो फिर कौन नालायक है जो चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ कंडक्टिविटी आ रही है। कुछ लोगों ने अपना ज्ञान लगाया कि भैया अंदर में तो गैस भरे हो, अंदर में तो गैस भरे हो, गैस की वजह से हो रहा होगा, क्या पता। अच्छा ऐसा है, गैस की वजह से हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भैया ये गैस की वजह से चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा, तो लोगों ने बोला एक काम करो, इस गैस को निकाल के वैक्यूम कर दो, फिर देखते हैं ये कहानी दिखती कि नहीं दिखती है। ओके सिद्धांत, फिर ये कहानी दिखती है कि नहीं दिखती है? फिर भी अपने को करंट मिला।
वैक्यूम होने के बाद भी करंट मिला, मतलब अब एक चीज तो क्लियर हो गया कि भैया इस करंट के पीछे जो रोल है वो एटम का नहीं है, लेकिन इन इलेक्ट्रोड्स जो है, इन इलेक्ट्रोड्स का कुछ अलग तरीके से, या तो इनके अंदर से कोई चीज है, या तो एटम के अंदर से कोई चीज है जो निकल के चार्ज ट्रांसफर कर रही है। एटम तो नहीं है, गैस भी नहीं है, मतलब पक्का ये इलेक्ट्रोड्स के जो इलेक्ट्रोड्स हैं, उन इलेक्ट्रोड्स में जो एटम है, उन एटम के अंदर का कोई लोचा है, तभी जाके ये कहानी हो रही है। तो अब बात करते हैं ऐसा क्या है। तो उन्होंने बोला कि यार दिख तो कुछ रहा नहीं है, तो अब स्क्रीन ये काम आएगी। कैसे स्क्रीन काम आएगी? उन्होंने बोला एक काम करते हैं, यहाँ पे होल कर देते हैं, ठीक है। फायदा क्या है कि यार दिख नहीं रहा है, मतलब पक्का कोई चीज बहुत तेज जा रही है, और अगर बहुत तेज जा रही है तो उसके बाद आज के टाइम का एबीएस वाला डिस्क ब्रेक तो है नहीं कि वो यहाँ लगा के यहीं पे रोक देगा। मान लो यहाँ से कोई चीज चली है, यहाँ से बहुत तेजी में चली है, और यहाँ से क्रॉस करने के बजाय वो यहीं आकर रुक जाएगी, नहीं यहीं रुक जाऊंगा मैं, जाऊंगा ही नहीं आगे, ऐसा तो है नहीं। एबीएस तो है नहीं उस बेचारे के पास। तो भैया वो पक्का इस होल को क्रॉस करते हुए जाके इस पे हिट करेगी, और अपने को पता चल जाएगा कि पक्का कोई चीज यहाँ से गई है। उन्होंने ये दिमाग लगाया, और उनका ये दिमाग लगाया सक्सेसफुल हो गया। कैसे? तो उनको दिखा क्या कि भैया जहां ये होल किया था उसके जस्ट सामने में, जहां ये होल किया था उसके जस्ट सामने में कुछ तो चमक रहा है, कुछ तो यहाँ पे सिंटिलेशन है, कुछ तो यहाँ चमक रहा है। मतलब उनको एक बात समझ में आई कि पक्का यहाँ से कोई चीज निकली है, इसको क्रॉस की है होल को, और यहाँ जाके हिट की है। अब चूंकि वो जो चीज निकली थी वो नेगेटिव टर्मिनल से निकली थी, तो उसलिए उन्होंने उन्होंने बोला देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड ये वाला प्लेट है, और ये नेगेटिव से। तो बोला इस वाले टर्मिनल को भैया इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो एनोड, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल का नाम क्या हो गया? कैथोड। अब एनोड और कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंड नहीं करता एग्जैक्टली, वो बाद में भविष्य में पढ़ेंगे अपन, बट ठीक है अभी के लिए फिलहाल ध्यान रखना, ठीक है। तो उन्होंने बोला सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया यार, उल्टा है, माई बैड, माई, एक मिनट रुक गया, एक मिनट रुक गया, एक मिनट रुक गया, भावना में बहके मैंने उल्टा लिख दिया। कैथोड और दिस इज एनोड, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि भैया जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव इज कैथोड और पॉजिटिव इज एनोड। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम बता दिया दोनों अपने पास, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सिंटिलेशन यहाँ दिखा, अब सारा फोकस यहीं आ गया कि ये सिंटिलेशन की प्रॉपर्टी कैसी है, इसका मास कैसा है, इसके ऊपर चार्ज कैसा है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि वो एटम के अंदर से आया है, ये क्लियर हो गया। लेकिन उस पे चार्ज, मास, इन सारी चीजों पे रिसर्च होना शुरू हुआ। तो बोला गया कि एक काम करो कि इसके बीच में एक मैकेनिकल डिवाइस रख दो। कुछ नहीं, मैकेनिकल डिवाइस का मतलब क्या है थोड़ा सा बताता हूँ। मैकेनिकल डिवाइस क्या चीज़ है? एक वो मेला में देखो ना, एक पंखा गोल गोल घूमता है जब हवा लगता है, तो उसी तरह का एक पंखा वाली चीज रख दो बीच में। फायदा क्या है इसका? इसका फायदा ये है कि अगर मान लो ये जो पार्टिकल आ रहा है, अगर इस पे मोमेंटम होगा, मोमेंटम होगा तो चेंज इन मोमेंटम इज द फोर्स, मतलब इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा तो भैया ये गोल गोल घूमेगा। तो हमको पता चल जाए कि जो पार्टिकल आ रहा है उसके पास मोमेंटम है। सिंपल, ध्यान रखना, उसके पास क्या है? मोमेंटम है। अगर ये गोल गोल घुमा तो बिल्कुल घुमा, गोल गोल घुमा, ये गोल गोल घुमा, मतलब अपने को पता चल गया कि भाई साहब जो पार्टिकल यहाँ से निकल के यहाँ जाके हिट कर रहा है उसके पास क्या है? मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम है तभी जाके वो इसको हिट करके इसको गोल गोल घुमा रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि जो पार्टिकल निकला है, देखो जो पार्टिकल निकला उस पार्टिकल की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते चल रहे हैं। तो जो पार्टिकल निकला है, पहली चीज उसकी प्रॉपर्टी, उसके पास मास है। दूसरी चीज मोमेंटम है। अरे भैया किसी भी क्लॉक, एंटी क्लॉक किसी भी तरह घुमा दे भाई, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ऑब्वियस है ना भाई, इधर जाके यहाँ हिट करेगा तो इधर ही घूमेगा, ठीक है। उसके पास मोमेंटम है। अच्छा मोमेंटम है, मास है, मतलब ये तो क्लियर कि वेलोसिटी, और वो भी बहुत हाई है। तो भैया वेलोसिटी है और ये भी बहुत हाई है, ये चीजें तो क्लियर हो गई, ठीक है। निकला कहाँ से है? तो भैया ये कैथोड से निकला है, निगेटिव टर्मिनल से निकला है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन कहाँ है? तो इसका जो ओरिजिन है वो निगेटिव टर्मिनल है, दैट इज कैथोड। ये कुछ चीजें तो क्लियर हो गई। अब बात आता है कि भैया आप पता करोगे इस पे चार्ज क्या है, कैसा प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए क्या किया कि यहाँ पे इसके ऊपर, अब देखो यहाँ पे ये कहानी जो ये थोड़ी सी गंदी गंदी सी स्ट्रक्चर आने वाली है, ठीक है। तो
कौन सा कलर लगाया जाए, ग्रीन लगाते हैं, ग्रीन लगा लेते हैं, ठीक है। चलो, तो एक ऊपर में ये प्लेट और एक नीचे में एक प्लेट लगा दिया, ठीक है। अब ये दो प्लेट ऊपर और नीचे लगा दिए गए, क्या फायदा इन दोनों प्लेट का? तो भैया एक पे चार्ज क्या कर दिया ना, एक को समझ लो कि ये पॉजिटिव चार्ज कर दिया और एक को नेगेटिव चार्ज कर दिया। तो ये मान लो ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज है और ये अपने पास नेगेटिव प्लेट है। दोनों प्लेट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट है। इसको वैसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। नहीं पता आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए मैंने प्लेट लगा के समझा दिया। जब भविष्य में पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो ये वाला जो सिंटिलेशन यहाँ दिखता था, जो चमक अपने को इस पॉइंट पे दिखता था, ध्यान रखना, इस पॉइंट पे दिखता था, ये चमक शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होके क्या हुआ, ये चमक थोड़ा नीचे आ गया। काहे नीचे आ गया भैया? तो नीचे इसलिए आ गया क्योंकि जो पार्टिकल आ रहा था ना, उस पर निगेटिव चार्ज था, और निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, और इस अट्रैक्शन की वजह से जो सीधे जाना था वो सीधे नहीं जाके यहाँ पे जाके थोड़ा सा टर्न ले लिया, उसने अपना स्टीयरिंग थोड़ा राइट घुमा दिया और यहाँ आके हिट कर दिया। मतलब ये पता चल गया कि जो पार्टिकल आ रहा है उसके पास जो चार्ज है वो चार्ज कौन सा है, तो भैया उसके पास निगेटिव चार्ज है। ये भी क्लैरिटी अपने को आ गई यहाँ से कि भैया जो चार्ज है उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, तो भैया वो जो चार्ज जो पार्टिकल है उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तो वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ क्या हो गया है, टिल्ट हुआ है, घुमा है, अपने स्टीयरिंग घुमाया है उसने, ठीक है, जिस कार में बैठ के आ रहा था। तो निगेटिव चार्ज उस पार्टिकल के ऊपर है। ये पार्टिकल की सारी प्रॉपर्टी के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो भैया ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद क्या किया कि भैया इतने में से उनको संतुष्टि मिलता नहीं है, तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि हम मैग्नेट भी लगा के देखते हैं मैग्नेट क्या करता है। तो उन्होंने सेम काम क्या किया कि यहाँ पे एक मैग्नेट भी लगा दिया, हॉर्स मैग्नेट लगा दिया, हॉर्स मैग्नेट घोड़े के नाल जैसा, ठीक है, यू वाला शेप का। तो जब उन्होंने मैग्नेट लगाया तो मैग्नेट के साथ कैसे आपका इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट आपको मैं एक टेंथ से रिलेट करके एक चीज समझाता हूँ। अगर आपको याद हो तो टेंथ क्लास में एक चीज पढ़ाई जाती थी, फील्ड है, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड कहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, ठीक है, करंट है, करंट को आई से डिनोट करते हैं, तो आई है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तो वहां फोर्स वर्क करता है। अगर याद करो तो ये कुछ नहीं, ये मोटर का कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तो फोर्स वर्क करता है जिस वजह से मोटर काम करता है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। करंट कैसे है, तो मूविंग चार्ज इज सिंपली करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो भैया करंट है, और क्या। जरूरी थोड़ी है कि तार में मूव करे, कहीं भी मूव करे, मूविंग चार्ज इज सिंपली करंट, मूविंग चार्ज इज सिंपली अ करंट, और कुछ नहीं है। तो भैया यहाँ करंट भी है, ठीक है, करंट भी है, और ये मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। मान लो इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, तो इसके वजह से क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसके डायरेक्शन में फिर से चेंज हुआ। कैसे हुआ ये आपको नहीं जानना, बस हुआ। फिजिक्स पढ़ोगे तो समझ लोगे कि कैसे हुआ। तो वहां से एक बहुत अच्छा कंक्लूजन निकला। वो कंक्लूजन ऐसे था कि वहां से फोर्स कैलकुलेट हो गया, इलेक्ट्रॉन पे एग्जैक्टली फोर्स कितना लगा, और उस फोर्स के वजह से एक चीज कैलकुलेट होके आ गई। वो ये जो पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा बेसिकली, ये समझ लो ये जो पार्टिकल था, इस पार्टिकल के ऊपर इस पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी आ गई, और उस प्रॉपर्टी का नाम है मास बाय चार्ज रेशियो। वो इस मैग्नेट का देन था, इस मैग्नेट के वजह से वो चीज कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो इस पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी मैथमेटिकली कैलकुलेट हो गया, दैट इज मास बाय चार्ज रेशियो, सॉरी चार्ज में मास रेशियो अपन लिखते हैं, चार्ज बाय मास रेशियो। ये कैलकुलेट हो गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन अभी आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। कैलकुलेशन होता है ऐसे समझ लो कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये होता है आई एल क्रॉस बी, ठीक है। भविष्य में पढ़ोगे आप तो इसके लिए आप परेशान मत होना, ठीक है। तो ये चार्ज बाई मास रेशियो कैलकुलेट होके आ गया, और ये जो चार्ज बाई मास रेशियो को हम सिंपली लिखते हैं ई बाई एम रेशियो। ई इज चार्ज, एम इज मास, तो ई बाई एम रेशियो इसको शॉर्ट में लिखते हैं। तो उसका जो पार्टिकल था, इस पार्टिकल का चार्ज बाई मास रेशियो कैलकुलेट हुआ, और ये कैलकुलेट होकर आ गया। उसकी वैल्यू थी 1.75 इंटू 10⁻11 यूनिट था कूलम पर केजी, क्योंकि ऊपर में चार्ज नीचे मास, तो कूलम इज चार्ज और केजी इज मास, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी कैथोड रे की, कि कैथोड रे में जो पार्टिकल था उसका क्या क्या आ गया, पार्टिकल के बारे में क्या क्या पता चला। मास है उसके पास, मोमेंटम है उसके पास, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, निगेटिव टर्मिनल से निकलता है जिसका नाम कैथोड है, ठीक है।
हाँ नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। और उस पार्टिकल का चार्ज बाई मास रेशियो है जो 1.75 इंटू 10⁻11 है। यहाँ नेगेटिव नहीं लगाया, याद रखना कि ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ डब्बा लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी उस पार्टिकल के बारे में अपने को पता चल गई। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा लिख लेना है इसको, बट इसको थोड़ा अलग तरीके से मैं दिखाता हूँ, थोड़ा इसको गौर फरमाना। देखो ये आपको दिख रहा है कि ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये आ रहा है, ये पार्टिकल यहाँ जाके ये ऐसे घूम जा रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो चूंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ घूम रहा है तो अपने को ये पता चल गया कि भाई इस पार्टिकल के पास कैसा प्रॉपर्टी है, तो इस पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज है। स्टार्ट वाला अगर आपको डायग्राम याद होगा तो देखो स्टार्ट वाला डायग्राम में सीधे जा रहा था क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेट नहीं लगा था, कोई पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट, तो ये नेगेटिव से निकल के सीधे जा रहा था। ठीक है, ये सीधे जाके यहाँ हिट कर रहा था इस स्क्रीन पे। थोड़ा डिजाइन इसका अलग है, मेरे बनाने का डिजाइन थोड़ा अलग है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो ये जाके ऊपर हिट कर गया। इसको थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूँ। देखो ये एक्चुअल में किया गया एक्सपेरिमेंट है, ये एक्चुअल में किया गया एक्सपेरिमेंट है, इसको ध्यान दो। अपने पास इधर जो थे वो इधर टर्मिनल्स लगे हैं, आपको टर्मिनल्स नहीं दिखेंगे। यहाँ पे सिंटिलेशन प्रोड्यूस हुआ है, ये सिंटिलेशन आपको दिख रहा है कि देखो ये जो चमक है यही सिंटिलेशन है। और इसी पे काम करता है आपका एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं सीआरटी मॉनिटर्स। वो डब्बे वाले जो टीवी होते थे ना पहले, या आज भी देखो जो कंप्यूटर देखते हो ना, वो डब्बे वाले बड़े वाले डब्बे कंप्यूटर जो होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। उनका नाम होता है फुल फॉर्म सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स। आज एलईडी एलसीडी चलता है, बट पहले डब्बे टीवी जो होती थी वो इसी चीज पे काम करती थी। ठीक है, तो ये कहानी आपके पास ये प्रैक्टिकली दिख रहा है कि देखो यहाँ पे ये सिंटिलेशन दिखा था और यही सिंटिलेशन ने सारा रायता फैलाया। देखो ये जो ऊपर और नीचे जो लगे हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। और इस पॉजिटिव नेगेटिव, देखो ये पॉजिटिव है चूंकि ऊपर में, तो ये किधर शिफ्ट हो गया है, ऊपर साइड शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये कहानी है आपके पास कैथोड रे ट्यूब की, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, आप जो टीवी देखते हो वो टीवी कुछ ऐसा है, मैं ये लास्ट में दिखा दूंगा। मैं आपका जो टीवी है आप कुछ ऐसा है कि देखो कौन, हाँ सिद्धांत ने मैसेज किया मुझे, तो देखो सिद्धांत क्या करता है कि वो यहाँ पे ऐसे बैठता है। ठीक है, ऐसे पैर लगा के इधर चेयर लगा के बैठता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से उसको ये स्क्रीन दिखता है, दिस इज द स्क्रीन ऑफ टीवी जो आप देखते हो। अगर टीवी को खोलोगे, मैं इसका मतलब मैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, आप, मैं पहले से बता दे रहा हूँ भैया, मेरे कहने पे आप अपनी टीवी नहीं खोल रहे हो। ठीक है, लेकिन किसी के पास कोई पुरानी डब्बा टीवी है जो खराब हो गई है, अगर उसको खोलोगे या कभी खुलते देखे होगे तो उसमें पीछे में एक छोटा सा इस तरह का ट्यूब दिखा होगा। इस तरह का जो ये ट्यूब जो बना है ना, ये बहुत बड़ा बनाया हुआ है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। जब टीवी में आप देखोगे तो टीवी में कुछ इस तरह का आपको दिखता है। ये टीवी जो पुरानी डब्बा टीवी होती है वो कुछ इस तरह की दिखेगी। ठीक है, तो ये सिंपल यही चीज है। ये आपका जो स्क्रीन है ये वही काम कर रहा है जो जेडएनएस करता था। ठीक है, ये स्क्रीन है आपकी। ठीक है, यहाँ पे आके आपको अंदर में ट्यूब्स, ये प्लेट्स लगे हैं और यहाँ से ये सिंटिलेशन आ रहा है कहीं से पास होते हुए और यहाँ पे जाके आपको टीवी पे दिखा रहा है और यहीं पे आप देखते हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये कहानी है आपके टीवी की, जो इसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी रही आपके कैथोड रे के रिगार्डिंग, उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, कैसे होता है क्या होता है। ठीक है, अब जिसकी जिसकी अच्छा रुक जाओ, एक चीज और मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखा लिखा है चीजें वो दिखा देता हूँ, परेशान नहीं होना। देखो ये कुछ कुछ इसके बारे में लिखी हुई चीजें हैं। ठीक है, इनको आप आराम से लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। वैसे आज जो जो मैंने पढ़ाया है उसके लिए परेशान नहीं होना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, नहीं लिखे हो तो कोई बात नहीं है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, चलो, तो इतने में जिसको इसको समस्या है मुझे फटाफट बता दो, किसको किसको ये कैथोड रे में समस्या है, कोई चीज जो समझ में नहीं आई है। हाँ जी, चलो, सो इट्स डाउट सेशन। अब जिसको जो समस्या है अपनी समस्या पूछ लो, बाकी अब कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, तो अभी की सभा समाप्त है, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, जिसके डाउट है वो डाउट पूछ लो। ठीक है, नया नहीं पढ़ा रहा, कैथोड रे ट्यूब के साथ आज की सभा समाप्त है। अगले क्लास में इसके आगे कहानी पढ़ेंगे। किसी ने हैंड रेज किया, एक मिनट रुको, तो किसने, देखो मैंने किसने हैंड रेज किया। भैया जिसको डाउट है वो हैंड रेज कर लो फटाफट। ग्लास ट्यूब का लेंथ क्या होता है? अरे लेंथ से अपने को कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम देखोगे टीवी वाली जो लेंथ है वो नॉर्मली मतलब 6-7 सेंटीमीटर के आसपास होती है।
ये किया गया है भाई, ये थॉमसन सर साहब का देने, बताया तो था स्टार्ट में ही, देखो यहाँ ध्यान दो, ये बोला था ना मेरे भाई, जे थॉमसन यूज द कैथोड रे ट्यूब टू डिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अभी तक उसका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं रखा है, बट हाँ बाद में उसका नाम ये मतलब यही बोलते हैं कि यार थॉमसन साहब ने किया था तो उनके नाम पे उसको इलेक्ट्रॉन रख दो। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई चर्चा नहीं की, उन्होंने बोला निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि एटम के अंदर से आ रहा है, दैट्स ऑल। चलेगा? और किसी को कोई डाउट है? ब्रीफ में, ठीक है। तो देखो कैथोड रे ट्यूब है क्या, सिंपल सा, इसको मैं एक बार फिर से थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ। एक ग्लास ट्यूब है ये, इसमें अंदर में दो प्लेट्स लगाई गई, एक प्लेट को निगेटिव एक प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया। चूंकि ग्लास ट्यूब में जो प्लेट लगी है उनके बीच में गैप है, तो अगर बैटरी को मैं ऑन करता हूं तो इसमें करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन करंट फ्लो हुआ। इसका मतलब पक्का इन दोनों प्लेट्स के बीच में चार्ज एक्सचेंज हुआ। बात है कि कैसे हुआ, तो कुछ लोगों ने बोला कि हो सकता है एटम ने चार्ज ट्रांसफर किया हो एक जगह से दूसरे जगह। तो कुछ देर बाद नोटिस किया गया कि एटम तो एक्सचेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक का मास घटना और बढ़ना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब एटम एक्सचेंज नहीं हो रहा है। किसी ने बोला अच्छा ठीक है, हो सकता है कि ग्लास ट्यूब के अंदर के जो गैसेज है उनकी वजह से कुछ ऐसा होता हो, वो चार्ज एक्सचेंज कर दे, तो एक बार दौड़ के इधर से जाता हो, इधर चार्ज लेके बाल्टी बाल्टी चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंचाता हो, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचाता हो, ऐसा कुछ होता हो, ये मछली जैसा बन गया। तो ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बोला अच्छा ऐसा गैस कर रहा है, गैस को उड़ा दो यहाँ से, वैक्यूम बना दो, तो वैक्यूम होने के बाद भी करंट चल रहा है, मतलब इसमें गैस का कोई रोल नहीं है। और एटम एटम जो है वो चार्ज एक्सचेंज नहीं कर रहा है, तो फिर कौन कर रहा है? तो एटम से भी कोई छोटा चीज है जो एटम के अंदर से निकल के चार्ज एक्सचेंज कर रहा है। तो बोला कि ठीक है अगर ऐसा है तो भैया चलो इस रिसर्च करते हैं। तो इस वाले में क्या किया, कुछ होल कर दिया, ग्रुप्स कर दिए, पॉजिटिव टर्मिनल में कुछ ग्रुप्स कर दिए, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल और दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, ग्रुप्स कर दिया। और बोला कि देखो भैया इसमें ऐसा तो है नहीं कि डिस्क ब्रेक होगा, कोई पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर किया होगा तो ये होल के थ्रू यहाँ पे जाके हिट कर देगा इस स्क्रीन को। और ये स्क्रीन जो है ये एक ऐसी स्क्रीन है जिसपे अगर कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल हिट करेगा तो वहां सिंटिलेशन प्रोड्यूस होगा, चमकेगा। तो देखा गया कि बिल्कुल ऐसा हुआ, सिंटिलेशन प्रोड्यूस हुआ। तो सिंटिलेशन प्रोड्यूस हुआ मतलब पक्का यहाँ से कोई पार्टिकल यहाँ पे जाके हिट कर रही है इसको पास होते हुए। अब इस पार्टिकल के प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि भैया ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी कैसी है। तो बीच में एक मैकेनिकल डिवाइस लगा दिया, इस मैकेनिकल डिवाइस ने बता दिया कि भैया इस पार्टिकल के पास क्या है, मास है, मोमेंटम है। क्योंकि मैकेनिकल डिवाइस घूमा मतलब फोर्स था, फोर्स था मतलब मोमेंटम भी है और मास भी है। तो मास और मोमेंटम इस पार्टिकल के बारे पास है जो कैथोड से निकला, ये क्लियर हो गया। आगे आते हैं, दिख नहीं रहा है मतलब बहुत हाई वेलोसिटी भी है, चलो नेकेड आई से नहीं दिख रहा है। उसके बाद क्या है, कहाँ से निकला है भैया, तो ये यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा था तभी तो यहाँ हिट किया है। तो कहाँ से निकला है, तो ओरिजिन जो है इसका नेगेटिव टर्मिनल है जिसका नाम रखा गया कैथोड। इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, जो पार्टिकल जा रहा है तो ऊपर और नीचे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगा दिया, तो इससे पता चला कि पार्टिकल जो है अपना स्टीयरिंग राइट घुमा लिया, मतलब ये पता चल गया कि पार्टिकल के पास पक्का कौन सा चार्ज है, निगेटिव है, तभी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। तो भैया पार्टिकल निगेटिवली चार्ज है। बाद में हॉर्सू मैग्नेट लगा के मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए गए, तो इस पार्टिकल का एग्जैक्ट मास या एग्जैक्ट चार्ज नहीं पता चला, उस पार्टिकल का मास बाय चार्ज रेशियो पता चला। एग्जैक्ट मास और एग्जैक्ट चार्ज नहीं पता है, मास बाय चार्ज का रेशियो पता है, ठीक है। तो मास बाय चार्ज या चार्ज बाय मास इसको मेनली बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर में चार्ज नीचे में मास लिखते हैं, तो चार्ज बाय मास का रेशियो पता चला, जिसका मैग्नीट्यूड जो था वो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। यूनिट चार्ज का होता है कूलम और मास का होता है केजी, ये रहा। इस चार्ज बाय मास रेशियो को ई बाई एम भी लिखते हैं। ई बाई एम सिंपली याद रखना मैग्नीट्यूड है, यहाँ साइन नहीं लेंगे वरना बोलोगे सर पार्टिकल का साइन चार्ज तो नेगेटिव था तो यहाँ नेगेटिव 1.75 होना चाहिए, नहीं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो पता चला, ठीक है। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा सकते हो, कोई मना नहीं है, बट चार्ज बाय मास रेशियो या ई बाई एम का मतलब होता है कि सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ मास। मैग्नीट्यूड ऑफ मास तो कोई मतलब नहीं है, दैट इज सिंपली मास, ठीक है। तो ये कहानी पता चल गई इस पूरे प्रकरण की कि भैया क्या क्या कैसे कैसे हुआ, ठीक है। अब ये देखो उसके रिगार्डिंग अपने को थोड़ा सा ये फोटो है, इस फोटो में अपने को दिख रहा है कि कैसे दिख रहा था ये सिंटिलेशन, कैसे किधर शिफ्ट हुआ, ये कहानी अपने को पता है, यहाँ से चल गई। ये थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिख रहा है कि प्रैक्टिकली सच में ऐसा हुआ था। यहाँ कहीं कैथोड, यहाँ ये दो ट्यूब, ये दो अपने पास इलेक्ट्रोड्स कहीं लगे होंगे और ये जो है ये अपने पास लगा है पॉजिटिव निगेटिव प्लेट, ये कुछ ऊपर में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है।
तो मेटल प्लेट का वर्क देखो ऋषभ, मेटल प्लेट इसलिए लगा बच्चा क्योंकि अगर वो नॉन मेटल होता तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता ना, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता तो कोई अपना एक्सपेरिमेंट ही अनसक्सेसफुल हो जाता। तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करने वाला चाहिए ना, तभी तो होगा ना। नॉन मेटल तो गुड कंडक्टर नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं। चलेगा? और कोई समस्या है इसमें? मैं ग्रुप में डाल दूंगा, परेशान नहीं होना, बट हाँ इतने, और ये लिख लेना याद से पूरे कैथोड रे। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एनोड रे और मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कोई भी मेटल ले सकते हो वैष्णवी, मैंने एग्जांपल के लिए सिल्वर लिया था, कोई भी मेटल ले सकते हो। क्रूक्स डार्क स्पेस, यार शिवांशु देखो क्या है कि जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो पता नहीं है कहाँ कहाँ से चलो ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को किया गया ना, तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद भी बहुत सारी चीजें की गई थी। उनमें ये क्या होता था ना कि ये देखो ये ऐसा होता था, मतलब बीच बीच में ना ये स्पेसेस देखने को मिलते थे। ठीक है, इन स्पेसेस के लिए वर्ड यूज किया गया था क्रूक्स डार्क स्पेसेस। ठीक है, आपके किसी काम का नहीं है, आपके सिलेबस की चीज नहीं है, इस पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, कैसे क्यों होता है इस पे मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा, आपने पूछ दिया इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। यार देखो सान्या, अगर वो लो वोल्टेज की बैटरी होती तो अपने को ये देखने को नहीं मिलता, इसलिए नहीं देखने को मिलता क्योंकि ऐसे कह सकते हो कि उस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं आती कि वो वहां से निकल के दूसरे प्लेट पे जा पाए, इसलिए लो वोल्टेज की बैटरी में ये नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। एक ऐसे समझ सकते हो कि बिजली जब कड़कती है तो अपने को बिजली कड़कते हुए देखो, वो देखे हो ना, थंडरिंग जब होती है, तो थंडरिंग जब होती है तो चार्ज ट्रांसफर तभी हो पाता है जब अपने पास अच्छा खासा वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। भविष्य में पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्या कब होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा खासा जरूरी है ताकि चार्ज ट्रांसफर आसानी से हो पाए। अगर याद भी होगा तो V इक्वल्स टू आई आर पढ़े थे क्लास 10th में। V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना याद है करंट उतने आसानी से मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, शिवांशु, और चलो इस पे बाद में चर्चा करेंगे यार। ठीक है, थोड़ा सा बताता हूँ, देखो वो इसका रीजन सिंपल सा ये है कि उसमें से जो जो भी पार्टिकल निकल रहा है उसके पास बहुत हाई वेलोसिटी है, और बहुत हाई वेलोसिटी होने की वजह से वो किसी चीज को हिट करेगा, और जब उसको हिट करेगा तो अपने को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होगा, जिस वजह से वहाँ काइनेटिक एनर्जी हीटिंग के बाद वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यार कोई जोर से अपने को देता है ना तो गर्म हो जाता है ना गाल। तो वही वाली कहानी है कि कोई भी चीज अगर आपने काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया है कहीं पे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो चीज वहीं पे है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो एनर्जी ट्रांसफर फॉर्म ले लेगा हीट का। ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज जो निकला वहां से उस जाके किसी चीज को हिट कर रहा है। और कोई समस्या किसी को? चलो ठीक है, सो अपन आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो। शिवांशु कहाँ से हो, छपरा से या बेगूसराय से? शिवांशु छपरा या बेगूसराय, कहाँ गया? बेगूसराय, ठीक है। चलो ठीक है, तो अपन इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर स्काई की कहानी पे बात करेंगे। चलो बाय बाय, और रेडॉक्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है।